नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक का आंदोलन। सबसे पहले नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो भी दर्शक हैं उनके लिए नववर्ष बहुत ही मंगलमय हो। आपके जो भी सपने हों साकार हों, सब विपत्तियों से आप बचे रहें, यही ऊपर वाले से हमारी कामना है। पहली खबर जो हम लेके आए हैं, हालांकि ये 2 महीने पुरानी है, लेकिन मुझे इस खबर को इसलिए लेना पड़ा कि जिन जिन से हमने बात की इस खबर के बारे में, किसी को भी इस खबर की भनक नहीं है, जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है और देश का मुख्यधारा के मीडिया इस बारे में मौन बना हुआ है, जानते बूझते हुए भी। ऐसा नहीं है कि उनके जो अर्थ संबंधित संपादक हैं या संवाददाता हैं उनको इस खबर की जानकारी नहीं है, लेकिन आम जनता को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि कोई इससे आम जनता का सीधे हित जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएं और इस पर पूरी चर्चा करें। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों के हित इससे जुड़े हुए हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं इस बड़ी घटना से, कम उनको लाभ मिल सके, वो इस बारे में अपने आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कर सकें। नए साल की शुभकामनाओं के बाद भी पहली खबर जो मैं देने जा रहा हूँ वो ठीक नहीं है। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है, खासकर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इसके तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। नाम है अंसल एपीआई। जी हाँ, आपने सही सुना है, अंसल एपीआई कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई है। अब इसमें जो भी निवेशक हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, चाहे इनके ज़मीन की खरीदारी के लिए, चाहे फ्लैट की खरीदारी के लिए, या किसी भी परियोजना में किसी भी तरीके से उनके पैसे फंस चुके हैं। साथ ही बैंकों का कर्जा भी फंस चुका है, क्योंकि इन्होंने जो कर्जा लिया था वो तय समय पे चुका नहीं पाए या चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। अंसल एपीआई का नाम सुन के आप चौंक गए होंगे, क्योंकि इस बारे में राजधानी की ही अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी के नाम से इनकी करीब 6400 एकड़ में फैली परियोजना है। इसके अलावा तमाम ऐसी इनकी योजनाएं हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में। तकरीबन इनके बारे में जो हमने एक जांच की है, लगभग 40-45 साल पुरानी ये कंपनी है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ग्रुप हाउसिंग, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एसईजेड, आईटी पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आदि के क्षेत्र में ये काम करते हैं। और लगभग मान लीजिए कि 20 के करीब में इनकी टाउनशिप इन अलग अलग राज्यों में, जिनमें से पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब प्रमुख है। और जो प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें तो मोहाली, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और लखनऊ में इनकी टाउनशिप हैं जिन पे काम चल रहा है। अब आपसे बात करें कि क्या होता है दिवालिया होना। तो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या कंपनी कर्ज लेता जाए लगातार, भले ही वो 500 रुपये का हो, हालांकि ये तो हजारों करोड़ का मामला है, अगर वो तय समय सीमा पर देने में असफल होता है और ये लगता है कि ये अब आगे कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और उनकी फिर परिसंपत्तियों को बेचकर जो भी देनदारियां होती हैं उनको चुकाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अंसल एपीआई के ये खबर है हरियाणा के गुड़गांव स्थित फॉरेन हिल प्रोजेक्ट के बारे में। कंपनी ने जो वायदा किया था, जो दावा किया था, उसके मुताबिक ये डिलीवर नहीं कर पाए
वहाँ के आवंटियों ने एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शरण दी और सुनवाई के बाद एनसीएलटी ने ये पाया कि अंसल एपीआई भविष्य में भी किसी भी तरीके से इनके पैसे या इनका निवेश को वापस नहीं कर सकता। बैंकों से भी जो कर्ज लिया गया था तमाम परियोजनाओं के बारे में तो वो वापस नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको दिवालिया घोषित किया जाए और इनकी संपत्तियों पर कब्जा करके उनको बेचकर जो भी देनदारियां हों उनको चुकाई जाए। इसके लिए जो जिम्मेदारी मिली है वो अश्विनी कुमार सिंगला को ये जिम्मेदारी दी गई है एनसीएलटी की ओर से कि ये तमाम जो भी क्लेम आ रहे हैं इनके निवेशकों के वो क्लेम के पर सुनवाई करें और उनके क्लेम को वापस करने में जो भी जरूरी कार्रवाई हो वो करें। जरूरी कार्रवाई में बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। जो भी प्रॉपर्टियां थी बनी हुई या अर्धनिर्मित उनको भी कब्जे में लेने की कार्रवाई चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी खबर को मुख्य धारा की मीडिया ने नहीं दिखाया या अंडर प्ले किया, जबकि कानूनी तौर पे होना ये चाहिए कि जब बड़ी कंपनी या कारपोरेट इस तरीके से दिवालिया घोषित होते हैं तो प्रमुख समाचार पत्रों में, प्रमुख चैनलों में इस खबर को दिखाया जाना चाहिए ताकि आम जनता का जो हित इस कंपनी या कारपोरेट से जुड़ा हुआ हो वो अपने क्लेम सही समय पे दाखिल कर सके। ये नवंबर का मामला है और नवंबर से लेकर अभी तक हमने जिन भी लोगों से बात की, मैं यहाँ पे राजधानी लखनऊ में गोल्फ सिटी भी गया था, तमाम लोगों से मैंने बात की जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठेकेदार हैं या जो आवंटी हैं, तो उनको ये इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। पब्लिक में भी मैंने बात करी, ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। पता सिर्फ उन लोगों को है जो लोग वित्त की खबरों में यानी कि अर्थ की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं और वित्तीय वेबसाइट्स को लगातार देखते रहते हैं। इस बारे में खबर एक छपी भी है, नवंबर में ही छपी है जब ये एनसीएलटी का ये निर्णय आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में। मैं क्यों इस खबर को कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों तक इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिस खबर को आम जनता के बीच में मुख्य धारा की मीडिया के थ्रू आना चाहिए था, प्रमुख समाचार पत्रों और प्रमुख न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आना चाहिए था, उस खबर को सिर्फ बिजनेस वेबसाइट तक सीमित कर दिया गया। या जो एक कानूनी बाध्यता होती है कि दिवालिये की जो कार्रवाई शुरू की गई है उसके बारे में आम जनता को, आम निवेशकों को सूचित करने के लिए कुछ समाचार पत्रों में देना जरूरी है, तो ऐसे समाचार पत्र को चुना गया जिनकी प्रसार संख्या नहीं के बराबर है। मैं जो ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वो इसी पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में है कि आज पूंजीवादी व्यवस्था के चपेट में पूरा देश है, सरकारें हैं, शासन की व्यवस्था है, अधिकारी हैं, बैंक है, मीडिया है, कि अगर किसी कारपोरेट के बारे में निगेटिव खबर होती है तो उसको नहीं दिखाया जाता है, अंडर प्ले कर दिया जाता है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दों पे बहस कराई जाती है, खबरें कराई जाती हैं। जबकि अंसल एपीआई जैसा बड़ा ग्रुप दिवालिया हो जाता है, इसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ये बात ठेकेदारों की है, आवंटियों की है, बैंकों की है। बैंकों का एक बहुत बड़ा कर्जा फंसा हुआ है। एग्जैक्ट फिगर अभी सामने नहीं निकल पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम शहरों में अंसल की परियोजनाएं चल रही थी उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग ये 1000 करोड़ से ऊपर का मामला बन सकता है और जो लोग प्रभावित होंगे उनकी टोटल देनदारियां इन सबको मिला के, कंपनी की ओर से सबको मिला के लगभग ये 10,000 करोड़ के आसपास मामला भी बन सकता है। तो 2 सदस्यीय बेंच ने इस पे कार्रवाई करते हुए सिंगला साहब को जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों को उनका पैसा दिलाएं। एक मजेदार बात यह कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में जो बैंक्रप्सी एक्ट है उस बारे में संशोधन करते हुए उसको पूंजीवादी व्यवस्था के हित में बनाया है कि अगर कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेट दिवालिया घोषित हो जाता है तो सबसे पहले उसकी संपत्तियों को बेचकर
जो चीज़ अदा किया जाएगा वो है सरकार का टैक्स। मतलब आम जनता जिए मरे परेशान हो कुछ भी हो, लेकिन अगर दिवालियेपन की कार्रवाई होगी तो सबसे पहले सरकार अपना टैक्स वसूलेगी। कि अगर कंपनी की ओर से कोई भी टैक्स बकाया है सरकार पे, सरकार को टैक्स चाहिए सबसे पहले चीज़। फिर बैंकों का कर्ज अदा किया जाएगा, उसके बाद जो रकम बचेगी उससे आम जनता को रिफंड किया जाएगा। देखते जाइए पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, किस तरीके से आपको राहत देने की बात कही जाती है, लेकिन मिलता आपको क्या है। तमाम इससे पहले भी पूर्व में केसेस आए हैं जिस बारे में तय समय सीमा अगर किसी कारण से बीत जाती है तो आप इस बारे में कोर्ट में शरण ले सकते हैं। आम्रपाली के मामले में भी ऐसा ही हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा था, क्योंकि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, इस वीडियो का भी यही उद्देश्य है कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि सूचनाएं सही समय पे पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई, उन्होंने कागजी कार्रवाई तो जरूर पूरी कर ली दिखाकर कि हाँ फलानी वेबसाइट में आया है या दिवा के अखबार में आया है, लेकिन वास्तविकता ज़मीनी धरातल यही है कि आम जनता यानी कि आम निवेशक जिसका पैसा फंसा हुआ है इस ग्रुप में, उसको इस बारे में भनक नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अपने क्लेम सही समय पे दाखिल करने से रह गए। ऐसे में वो अपने क्लेम कैसे दाखिल करें और कैसे इस मामले में राहत पाएँ, इस मामले में वो अपने सीए से या वकील से, अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। वो उनको मुझे उम्मीद है कि सही सुझाव देंगे। और यदि इस बारे में और भी कोई आपको सहायता चाहिए हो या कोई सुझाव चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में संपर्क सूत्र हैं, आप उन पे बात कर सकते हैं, उनसे कानूनी तौर पे सलाह ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग जो 2 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता के फील्ड में अपना जीवन दे चुके हैं और मुख्य धारा का मीडिया जो खबर नहीं कर रहा है उन खबरों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें प्रोत्साहित करिए। इस वीडियो को जिसने भी देखा, अगर आपको लगता हो कि हमने आम जनता के हितों की बात की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पब्लिक डोमेन में, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ।